आइए परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व माननीय महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय आर.के. गांधी जी स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही सनातन की बात साधना न्यूज के साथ परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर साधना न्यूज रायपुर आर.के. गांधी जी से निवेदन करती हूं, परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि माननीय विधायक जी पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद है इस चर्चा में। और ये मंच इसलिए भी उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने सनातन को लेकर जो काम किया वो पूरी दुनिया ने देखा भी है कि जगन्नाथ मंदिर में जो हर साल रथ यात्रा निकलती है, एक जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा और एक यहाँ की रथ यात्रा, मतलब 3 रथ वहां से भी निकलते हैं, 3 रथ यहां से भी निकलते हैं। और वो सोने की झाड़ू से पूरा प्रांगण साफ करना तो सनातन में समाहित है, साफ सफाई का समावेश है और वो सनातन की बात करता है माननीय विधायक जी, जिसको आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करूंगा आप सबका, मैं थोड़ा विलंब से आया। मैं साधना न्यूज का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा लेकर के हम सबको जागृत करने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। रथ यात्रा की बात आपने कही, आदिकाल से भारत देश में रथ यात्रा की परंपरा है और श्रावण आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई और बहनों के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने सिंहासन छोड़ करके निकलते हैं और 9 दिन तक मौसी के घर, माने मौसी का नाम जो उड़ीसा में प्रचलित नाम है कि जो सीनियर महिला हैं उसको मौसी बोलते हैं, लेकिन वो गुंडीचा रानी का घर है। ये रथ यात्रा क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार राजा इंद्रदुम्न ने भगवान की प्रार्थना की, उनके वंशज ने मंदिर का निर्माण किया। जब राजा को पूछे कि मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूं, कुछ मांगिए, तो राजा ने कहा कि प्रभु सबसे पहला सेवा करने का अधिकार मुझे देंगे, और उनको सबसे पहला सेवा झाड़ू लगाने का उनको मिला। उसके लिए किसी दिन आगे जाएंगे, बताएंगे कि झाड़ू लगाने के बीच कितने झगड़ा जगन्नाथ जी उस समय के राजा महाराजाओं के बीच हुआ, परंतु रानी को खराब लगा। मैं भी तो साथ में सेवा करी, मैं भी आपका पूजा अर्चना करी, जितना राजा करते थे अर्धांगिनी होने के नाते मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए था। भगवान जी मुस्कुराए, बोले आज के बाद जब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया आएगा, मैं 9 दिन तक आपके घर में मंदिर की तरह पूजा अर्चना पाऊंगा, ये वरदान मैं आपको देता हूं। उसी दिन से ये रथ यात्रा का आयोजन होते आ रहा है और गुंडीचा रानी को पूरी उससे समय राज काल के समय वहां पर उनको मौसी करके भी लोग बुलाते थे, तभी से रथ यात्रा का प्रचलन है। रायपुर में हम क्यों रथ यात्रा करते हैं? रायपुर जगन्नाथ संस्कृति का आविर्भाव यदि हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। यदि संस्कृति को खोजें, संस्कृति का चिंतन करें, डिस्कस करें, ऐसे लगेगा कि मध्य भारत का दिन है, और मध्य भारत का दिन माने छत्तीसगढ़ का दिन है। आप चाहे महानदी की बात करो, श्रृंगी ऋषि से महानदी का आविर्भाव हुआ, उड़ीसा की जीवनदायनी होते हुए छत्तीसगढ़ की जीवनदायनी होते हुए समुद्र में समा गए। और जहां जहां पर जगन्नाथ संस्कृति का छाप मिलता है तो ऐसे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ ही जगन्नाथ संस्कृति का आविर्भाव है। जैसे आप चले जाइए शिवरी नारायण, भगवान नर नारायण के ऊपर पूजा पाए। आप बलांगीर चले जाइए, जब अंग्रेज काल आया, मुसलमान को शासन आया तो भगवान को खंडित कर देते थे। उस समय पाताली जगन्नाथ
2 किलोमीटर नीचे गड्ढे में, पहाड़ के नीचे सुरंग बनाया गया, जगन्नाथ जी वहां थे। उसके बाद कुछ कालांतर में कंटिलो करके, जब सवरा जाति के लोग, सवर जाति के लोग जगन्नाथ जी के आदत से हुआ करते थे, तो वहां पर भगवान थे। उसके बाद जब राजपूतों का कार्यकाल आया तो भगवान पुरी में गए और इंद्रदुम्न का जो सेवा है उसको साकार करने के लिए वहां पर स्थापित हुए, उनको पूजित हुए। और जब हमारा सनातन का संरक्षण का काम आया, 4 धाम बने, तो एक धाम पुरी के रूप में प्रचलित हुआ और हम सबको धर्म करने का सनातन को आगे बढ़ाने का काम मिला। रायपुर में इसकी शुरुआत आपने किस तरह से की? क्योंकि नहीं, मेरा उसमें और बचा है। जी जी, ये तो महानदी की बात किया मैं जी। जगन्नाथ जी की जो हम पहले बोलते थे 1820 के पहले, हमारा रायपुर जो है सम्बलपुर जिला में था। देवभोग से भगवान के लिए चावल जाता था। अभी भी वहां हजारों एकड़ जमीन जगन्नाथ जी के मंदिर का है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अमरकंटक शहडोल के बीच में जो जंगल था वो पहले समुद्र था। समुद्र रहने के कारण उसके जो अवशेष मिलते हैं, शंख का फसील मिलता है, शंख, नारियल का फसील मिलता है, और एक जो फसील मिलता है सराई लकड़ी का, जो आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जहां गरुड़ जी स्थापित हैं, वो यही शहडोल का, यही अमरकंटक का लकड़ी, सराई का लकड़ी कालांतर में वो फसील हो गया, पत्थर हो गया, उसके ऊपर विराजमान है। तो ये सब बातों का अध्ययन करने से ऐसे लगता है कि जगन्नाथ जी का संस्कृति छत्तीसगढ़ मध्य भारत का देन है। अब आप पूछ सकते हैं। चूंकि जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा की बात होती है तो रायपुर का जिक्र आता ही है और उसका पूरा श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि आप किस शिद्दत से वहां लगे रहते हैं। देखिए, मैं श्रेय लेने के लिए सब नहीं करता जी। सनातन का काम यदि हम नहीं करेंगे तो भारतवर्ष में जन्म लेने का कोई महत्व नहीं है। मैंने यहां पर एक रथ करके कर सकता था। जगन्नाथ संस्कृति में आप किसी के यहां भी चले जाइए, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में 418 जगह से रथ यात्रा निकलती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और रथ यात्रा का पालन होता है। परंतु रायपुर में तब तक ये नहीं जान पाए थे, ये संस्कार प्रचलित नहीं हो पाया था कि असली में मौसी मंदिर होता है, जगन्नाथ जी 9 दिन क्यों जाते हैं। केवल हम रथ यात्रा कर देते, रथ यात्रा के दिन रथ निकलता था और कोई बोलता था जनकपुर चले गए, कोई बोलता था और कहां चले, किसी को नहीं था। परंतु जब से रायपुर का जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर में विराजमान है, तब से हम पूरी जगन्नाथ मंदिर का जितना भी धार्मिक कार्यक्रम है हम उसको फॉलो करते हैं। और इसके लिए हमको पूरी मंदिर समिति और राजा, पुरी के राजा दिग्गज सिंहदेव गजपति महाराज का हमको मार्गदर्शन मिलता है और हम पुरी की तर्ज पे, पुरी की तरह 3 रथ बना करके तीनों भगवान का, जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का, बलभद्र जी का हम रथ बनाते हैं और लाखों की भीड़ रहती है। धीरे धीरे इसकी ख्याति आगे बढ़ते जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी जनताओं को और यहां बैठे हमारे दरअसल दिगम हमारे राजीव जी है, स्वामी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि ये संत महात्माओं के कारण ही ये सब कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। जिस तरह भी आपने देखा कि गंगा मैया में, प्रयागराज में कुंभ हुआ और भारतवर्ष से आधा से ज्यादा आबादी के लोग कुंभ का दर्शन किए, विदेश से आए, देश से आए। और जगन्नाथ संस्कृति हम बात करें तो 28 देशों में विश्व के जगन्नाथ संस्कृति का पालन होता है और वहां रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो धीरे धीरे सनातन को आगे ले जा रहे हैं ताकि जो सिर उठा के चल रहे हैं ऐसे लोगों को कुचला जा सके। एक भव्य आयोजन अभी हाल ही में हुआ और आपके नेतृत्व में ही, मैं बात करूं आलेख महिमा शरणम की। मैं भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब उस कार्यक्रम को मैंने देखा, सुना, समझा तो समझ में आया कि उड़ीसा के दुर्गम क्षेत्रों में किस तरह से काम हो रहा है सनातन को लेकर। और वो लोग तो हिंदी भी नहीं बोल पाते, उड़िया बोलते हैं। हाँ। देखिए, अलेख महिमा जो है
भगवान का स्वरूप को, जिनका कोई छाप नहीं है। इनका हमारा गुरु गद्दी ढेंकानाल में है, जिसको महिमा गुरु गादी बोलते हैं, और वहां संतों का बड़ा जमवाड़ा है। वो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं। वो सूर्य अस्त के बाद खाते नहीं, एक दिन से ज्यादा रहते नहीं, फिर भी कैसे काम हो पाता है, ये अद्भुत है। हम 3 दिन का सनातन धर्म के रक्षण के लिए अनेक महिमा का हमने हवन पूजन किया, ताकि छत्तीसगढ़ सुख समृद्धि रहे, प्रगतिशील रहे, और दुनिया का नजर यदि छत्तीसगढ़ में लगा है तो वो दूर हुए, उसका भी हम उपाय किए। क्योंकि जब मोदी जी ने सबको बराबर हिस्सा दिया, पूरे भारत देश के सभी प्रदेश को, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें छत्तीसगढ़ वासियों को स्पेशल दिया, छत्तीसगढ़। नहीं तो हम पुराने समय में कुचले, पिछड़े, नेग्लेक्टेड छत्तीसगढ़ हुआ करता था, और यहां सब कुछ है, खनिज है, वन संपदा है, और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हम मध्य प्रदेश में थे तो हमको हिस्सा उस तरह से नहीं मिल पाता था। हमारे बहुत संघर्ष के बाद, लोगों के बहुत संघर्ष के बाद, बड़े संघर्ष किए, सबका नाम लेना भी संभव नहीं है, परंतु अटल जी ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ बनाऊंगा, और उसके साथ उन्होंने 3 राज्य का निर्माण किया, स्थापना किया, झारखंड का और उत्तराखंड का। लेकिन आज भी आप यदि एनालिसिस करेंगे, चाहे आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, धार्मिक स्थिति में, छत्तीसगढ़ इन तीनों से नंबर 1 है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी को कि उन्होंने हमको अपने नाम के साथ छत्तीसगढ़ लिखने का सौभाग्य दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अभी देखिए कि उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बन गई, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ उड़ीसा की संस्कृति काफी मिलती जुलती भी है। और जब आप जीत के जब आए तो उड़ीसा जब आप गए, सुभद्रा योजना की अगर बात कर लीजिए, जैसे हम मातारी बंधन योजना है, तो उड़ीसा में सरकार बनने के साथ ही किस तरह से वहां के लोगों का एक आपको साथ मिला, क्योंकि उड़ीसा में लंबे समय से पटनायक जी की सरकार थी। देखिए 1947 के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार उड़ीसा में आई तो वो अभी आई। मैं तो दर्शक महोदय से निवेदन करूंगा, एक बार सनातन की जो सरकार रही है उसके लिए ताली बजा दें। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जैसे हमारा पहले, यदि आप उसको पढ़ेंगे, इतिहास देखेंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा एक बंगाल प्रोविंस के नाम से हुआ करता था। 1812 में बंगाल प्रांत का नए राज्य के रूप में विभाजन हुआ। उसी प्रकार उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 भाषाई आधार पर उड़ीसा राज्य का स्थापना हुआ। जब रीऑर्गेनाइज और इसका राज्य का सीमांकन किए गए तो बहुत सारा झारखंड का पार्ट छत्तीसगढ़ में आ गया, बहुत सारा उड़ीसा का पार्ट छत्तीसगढ़ में आ गया, बहुत सारा छत्तीसगढ़ का पार्ट उड़ीसा में चला गया, और बहुत सारा आंध्रा का पार्ट उड़ीसा में आ गया। जैसे कोरापुट की बात करें, कोरापुट पहले आंध्रा में रहता था। आप सड़े जो खरसुआ है, जो अपना झारखंड से लगा हुआ, झारखंड में आई, वो उड़ीसा में था। हमारा बसना, पिथौरा, सराईपाली, सारंगढ़, रायगढ़ से जसपुर तक ये पहले उड़ीसा में था। और हमारा बागबारा रोड में जाएंगे महासमुंद होते हुए तो नयापड़ा, खरियार रोड, राजा खरियार, ये मध्य प्रदेश सीपी बरार में था। रीऑर्गेनाइजेशन, विभाजन कारण जब 1956 में मध्य प्रदेश सीपी बरार के साथ विभाजन हुआ तो हम ये सब मध्य प्रदेश में आ गए। तो छत्तीसगढ़ के भी पार्ट, मध्य प्रदेश के पार्ट, झारखंड के पार्ट और उड़ीसा के पार्ट सब लगा हुआ है। कल्चर सब एक है, और जितने यहां पर हैं, चाहे आप उड़ीसा की बात कर लो, चाहे छत्तीसगढ़ की,
सब सनातन से भरपूर हैं, लवरेज हैं कि सनातन को हम आगे ले जाएं। जगन्नाथ संस्कृति का घर घर में पालन होता है और हम उसको मानते हैं। इसलिए उड़ीसा में जब सरकार आया है तो ये सनातन की कृपा है। और हमारे शंकराचार्य जी कह चुके हैं कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का आना ये जगन्नाथ का डायरेक्ट आशीर्वाद है, उसके बिना संभव नहीं था। उड़ीसा की महिला भी सर्वोच्च पद पे पहुंची भारत के, ये भी गौरव की बात। और ये सब प्रभु का कृपा है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 35 लाख उड़िया समाज के लोग हैं। चाहे जसपुर में महाकुल समाज की बात करें, चाहे जगदलपुर में ब्राह्मण समाज की बात करें, चाहे रायगढ़ में कोलता समाज की बात करें, चाहे रायपुर और भिलाई में गाणा समाज की बात करें, 24 प्रकार के जाति हमारे उड़ीसा से विभाजन में रह गए या आके रोजी रोटी के लिए रायपुर आए 35 लाख लोग हैं। ये सबका आना जाना रहना उड़ीसा से ही संबंध है। जब हम चुनाव में जाते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमको भेद नहीं लगता था कि हम जसपुर में कि हम सुंदरगढ़ में। वही व्यवहार, वही खाना, वही रहना, वही बातचीत। हम जब बलांगीर गए, हम जब बरगढ़ गए, कोई फर्क नहीं होता था। तो आधा उड़ीसा का जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया है उसमें छत्तीसगढ़ का भी अंश है। और छत्तीसगढ़ के कारण मोदी जी के गारंटी को जो वहां पर सरलता से लोगों ने लिया, किसानों का 3100 रुपया, सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना जैसे हमारा महातारी योजना है, उसी तरह लिया। और मोदी जी के गारंटी में विष्णुदेव साय का जमानत हो गया कि ये छत्तीसगढ़ में यदि दे रहे हैं तो हमको मिलेगा। इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा से और रिक्शा वाले से लेकर छत्तीसगढ़ के गवर्नर और राष्ट्रपति और आजकल मैं विधायक भी हो गया हूं, सब उड़िया भाई हैं। इसीलिए उड़िया छत्तीसगढ़िया भाई भाई भी हम लोग बोलते हैं। और सनातन की ध्वजा को जिस तरह से आप फहरा रहे हैं, लगातार आप इसमें बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सनातन की जड़ें उससे मजबूत भी हो रही है। मैं तो आपके मंच के माध्यम पूरा जीवन आपने व्यतीत किया इसमें। देखिए, सनातन है तो मनुष्य जीवन है, सनातन नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवन नहीं रहेगा। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। हमारा पूर्व में आदिकाल का यदि आप इतिहास पढ़ेंगे देखेंगे तो हमारा रविवार को छुट्टी नहीं होता था। रविवार को हम पूरे सप्ताह के प्रमुख दिन मानते थे, क्योंकि उस दिन हमारा सबसे बड़े ग्रह सूर्य ग्रह का दिन है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारा सरकारी दफ्तरों में, बाकी कामकाज में सूर्य के दिन से प्रारंभ करने का एक परीक्षा ये प्रारंभ करेंगे कि हम इतवार को ऑफिस जाए, शनिवार को छुट्टी कर दें। उससे क्या होगा कि हम सूर्य ग्रह हमारे भारत देश का प्रमुख ग्रह है और उसके आशीर्वाद से हमारा भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते में, विश्व मित्र बनने के रास्ते में, विश्व सनातन बनने के रास्ते में, हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते में आगे अग्रसर हो पाएगा, ऐसे मेरी मानना है। मैं इसलिए सबसे निवेदन करता हूं कि हमको हमारी पुरानी संस्कृति को, पुरानी धरोहर को जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये सनातन परंपरा जो आपने विषय रखा है, बहुत सुंदर विषय, इस विषय के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करते अभिनंदन करता हूं और सबको धन्यवाद करता हूं, साधना टीवी चैनल को, क्योंकि किसी न किसी को तो काम शुरू करना पड़ेगा और आप काम शुरू किए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कोशिश ये रहती है साधना न्यूज की कि हर हिंदू वर्ष, हर साल हम हिंदू नव वर्ष पे एक कार्यक्रम रखें जो हिंदुत्व की बात करे, सनातन की बात करे और ये निरंतर चलता रहे। और इस साल हमने सनातन की बात साधना न्यूज के साथ इस कार्यक्रम को रखा। इसमें राजीव लोचन जी महाराज जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो उन्होंने इसको एक खाका तैयार किया, उन्होंने हमें रास्ता बतलाया। उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस पर चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में साहब। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब रोया
तब तक मेरे जगन्नाथ प्रभु को खबर हो गई। ऐसे जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त आदरणीय पुरेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे चंदन अग्रवाल जी।